माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का ये लेक्चर नंबर 4 है। हमने हमारे लास्ट के लेक्चर में देखा था कि कैसे PBR322 जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है उसका यूज करके उसमें जो सेलेक्टेबल मार्कर्स है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन उसका यूज करके कैसे हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम PUC8 जो कि एक और अनदर वेक्टर है उसका यूज करके इजीली रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। पॉपुलरली वो जो प्रोसेस है उसको ब्लू वाइट सिलेक्शन कहा जाता है। एंड हमारा जो लास्ट का लेक्चर था ना एंड आज का लेक्चर ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है वेक्टर्स को। जो क्लोनिंग वेक्टर होता है ना जिसका हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जीन ट्रांसफर के लिए। जैसे हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि वेक्टर्स वो व्हीकल्स होता है, वो गाड़ी होता है जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैठाकर होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं PUC8 वेक्टर से। हमने लास्ट लेक्चर में PBR322 देखा। आज के इस लेक्चर में हम लोग PUC8 वेक्टर को देखेंगे और इस वेक्टर में जो सेलेक्टेबल मार्कर्स है उसका यूज करके कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया का सिलेक्शन करते हैं फ्रॉम बैक्टीरियल कॉलोनीज, ये सीखेंगे। तो फर्स्ट हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दें। PUC8 वेक्टर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा दिखता है। तो देखिए जैसे आपको पता है कि जो प्लाज्मिड होता है वेक्टर वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर होता है। तो सेम ये हमारा PUC8 वेक्टर है, डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर होगा, ये भी डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर। और आपको पता है ना कि जो वेक्टर होता है उसमें क्या होना चाहिए। अगर हम लोग एसेंशियल फीचर्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो वेक्टर्स होता है ना उसमें ओराई पॉइंट होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से DNA का जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है, इसको ओराई पॉइंट बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देन इसके बाद बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर किस किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इतना DNA सीक्वेंस है ना, यहाँ इतने सा DNA सीक्वेंस में EcoR1 का रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है। EcoR1 यहाँ पर कट लगाएगा इस वेक्टर में। उसी के बाद यहाँ पर SMAV1 का रिकॉग्निशन साइट है। देन यहीं पर BAMH1 का रिकॉग्निशन साइट है, BAMH1। देन यहीं पर रिकॉग्निशन साइट है SAL1 का, PST1 का। ये सब क्या है, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि कट कर सकता है इस PUC8 वेक्टर को। यहाँ HIND2 का रिकॉग्निशन साइट है। तो ऑल दीज आर रिकॉग्निशन साइट फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट इन अ PUC8 वेक्टर। अब इसके बाद जैसे हमको पता है कि वेक्टर्स में सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होता है जो कि हमको सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो उसी तरीके से ना यहाँ पर जो एक आपका सेलेक्टेबल मार्कर्स है उसका नाम है LAC-Z जीन। ये जो LAC-Z जीन है ना ये एक एंजाइम के लिए कोड करता है जिस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर और एक सेलेक्टेबल मार्कर्स होगा जिसका नाम रहेगा एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन। इससे आप लोग ये हम लोग देखे थे ना PBR322 में, उसमें भी एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन था। लेकिन ये जो PUC8 है ना वहाँ पे एक एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन होता है और एक जो सेलेक्टेबल मार्कर्स है वो LAC-Z जीन होता है जो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए। ठीक है। तो ये जो ओवरऑल आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना यही है आपका PUC8 वेक्टर। यहां पर आपको क्या क्या चीज दिख रहा है, ओराई दिख रहा है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां पर आपको डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स दिख रहा है फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। एंड यहां पर आपको दो सेलेक्टेबल मार्कर्स दिख रहे हैं, एक है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन और एक है LAC-Z जीन। तो ये जो फोटो है ये है स्ट्रक्चर ऑफ PUC8 वेक्टर। एंड हम लोग जो ये ब्लू व्हाइट सिलेक्शन पढ़ते हैं ना, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन फॉर दी सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन में हम लोग PUC8 वेक्टर का यूज करते हैं। और हमने लास्ट के लेक्चर में जो देखा था
सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट यूजिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, जिसमें हमको 2 कल्चर प्लेट बनाना पड़ा था और हमने बताया था कि ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, उसको करने में हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 कल्चर प्लेट बनाना पड़ेगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए, है ना, हमने एक नया मेथड स्टार्ट किया, दैट इज ब्लू वाइट सिलेक्शन। इसमें हमको बस एक ही कल्चर प्लेट बनाना पड़ेगा और हम बैक्टीरिया के कॉलोनी में से अपना जो डिजायर्ड होस्ट है, जिसके पास मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो कैसे हम सेलेक्ट करते हैं वो आज सीखने वाले हैं। तो ये PUC8 वेक्टर है। देखिए यहाँ पर ना कुछ PUC8 वेक्टर का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्यों हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो एक तो इसका बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर है, हाई कॉपी नंबर, एंड जैसा आपको बताया ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स। रिकॉम्बिनेंट सेल्स मतलब क्या, बैक्टीरिया के कॉलोनी में जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है वो होस्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल अचीव्ड बाय अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप मतलब क्या, जैसे हम पहले 2 प्लेट बना रहे थे, 2 कल्चर प्लेट बना रहे थे, यहाँ पे एक ही कल्चर प्लेट बनाएंगे, दैट इज प्लेटिंग सेल्स ऑन टू अगर मीडियम कंटेनिंग एम्पीसिलिन एंड एक्स गैल। ये जो लैग जेड जीन है ना, लैग जेड जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम कोड करता है, और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम ना इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स गैल एक कलर प्रोडक्ट बनाएगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ये एक्स गैल क्या है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है ना, जो कलर प्रोड्यूस करवा दे, ठीक है। तो एक्स गैल जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज प्लस एक्स गैल, ये जो क्या प्रोड्यूस करेगा, कलर कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरिया को एक प्रॉपर कलर दे देगा। तो हम लोग देखते हैं आगे। हाँ देखिए, अब हमारा है ब्लू वाइट सिलेक्शन। देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ना, सबसे पहले ये हमारा एक PUC8 वेक्टर है और इसके पास 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स है। एक है हमारा लैक जेड जीन और दूसरा इधर क्या है हमारा एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन। लैक जेड जीन एंड एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ना कि अभी इस वेक्टर में कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, कोई भी फॉरेन डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं डाला गया। तो इसको हम लोग कैसा डीएनए बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, इसको हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं है। तो फॉरेन डीएनए अगर नहीं है तो ये जो लैक जेड जीन है ना, ये अपना काम करेगा मतलब क्या, एक्सप्रेशन करेगा। लैक जेड जीन एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। और इस बीटा गैलेक्टोसिडेज को ना अगर हम लोग किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से एक्सपोज करवाएंगे, एक्स गैल क्या है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जो कलर प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा अगर लैक जेड जीन फंक्शनल है, वो अपना काम कर रहा है तब। अब उसी तरीके से मान लीजिए एक और हमारा PUC8 वेक्टर है और इसमें भी 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स है, एक लैक जेड जीन है और दूसरा हमारा एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन है, ठीक है। लैक जेड जीन एंड एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन। अब मान लीजिए ना कि जो आपका फॉरेन डीएनए है वो लैक जेड जीन वाले साइट में इंसर्ट कर दिया, दिस इज अ फॉरेन डीएनए, इसको कहाँ इंसर्ट कर दिए, लैक जेड जीन वाले साइट में, ठीक है। अब ये फॉरेन जीन है, फॉरेन डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको लैक जेड जीन वाले में इंसर्ट कर दिए। अब देखिए इसमें अगर फॉरेन डीएनए आ गया तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब हम इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसके अंदर फॉरेन डीएनए आ गया। अब हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि हम लोग जिस साइट में फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं प्लाज्मिड के अंदर, उस साइट का क्या हो जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या, कि अब वो अपना काम नहीं कर पाएगा, उसका जो फंक्शनल था वो लॉस्ट हो गया, उसका फंक्शन लॉस्ट हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। तो अब क्या होगा ना कि ये जो लैक जेड जीन है, ये लैक जेड जीन क्या हो गया, इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, तो ये अब ना बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बना पाएगा, दे आर नॉट एबल टू कोड्स फॉर अ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बना पाएगा। और बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बना पाएगा ना तो ये कोई भी कलर भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो यही कॉन्सेप्ट है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का।
तो अभी आप देख रहे हैं ना, हमारे पास दो डीएनए, एक है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट कोड्स फॉर अ बीटा गैलेक्टोसिडेज, एंड ये क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कलर प्रोड्यूस कर रहा है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, तो अब ये कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि जो लैक जेड जीन है वो इनएक्टिव हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, कि अब हम अपने इस प्लाज्मिड वेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड आपको पता था ना कि बैक्टीरिया के कॉलोनी में 3 तरीके का बैक्टीरिया मिल सकता है, 3 तरीके का प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ए होस्ट है, ये हमारा बी होस्ट है, एंड ये हमारा सी होस्ट है। ये 3 तरीके का बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट है, ठीक है, ए बी एंड सी। अब हम जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि ये जो हमारा ए होस्ट है, ये ए ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि ना तो इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर पाया, ना तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर पाया। तो अगर कोई भी एंटर नहीं कर पाया तो हम क्या बोले, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें नहीं होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ का क्या मीनिंग, ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा पाया, ना तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा पाया। अब ये जो बी होस्ट है ना, इसमें मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन किससे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब अगर ऐसा होस्ट जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर गया ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब ऐसा डीएनए गया जिसके अंदर फॉरेन डीएनए नहीं है, और ट्रांसफॉर्मेंट मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हुआ है। अब वही अगर हम लोग तीसरे बैक्टीरिया का बात करें, तो इसमें मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एंड कैसा डीएनए इसके अंदर गया, तो हमारा बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो प्लाज्मिड गया है जिसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए को डाला था, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एंड कैसा डीएनए गया, ये वाला गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब आपको पता है ना कि ये पूरा क्या है, बैक्टीरिया का कॉलोनी है। अब हमको कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किसके अंदर मेरा फॉरेन डीएनए गया है, हम तो ऐसे देख कर तो नहीं कर पाएंगे ना। तो अब देखिए, ये जो सिलेक्शन का काम होता है ना, कैसे करेंगे हम ना, सबसे पहले ना अब एक कल्चर प्लेट बनाएंगे, ठीक है। कल्चर प्लेट, कल्चर मीडिया बनाएंगे। कल्चर प्लेट बोलने का मतलब क्या होता है ना, या कल्चर मीडिया बोलने का क्या मतलब होता है, कि उसमें वो सारा न्यूट्रिएंट होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को सपोर्ट करे, ठीक है। तो सपोज दैट ये कल्चर प्लेट है, एंड इस कल्चर प्लेट में ना हमने क्या क्या डाला, हमने इसके अंदर डाला है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स, हमने इसके अंदर डाला है एम्पिसिलिन, और हमने इसके अंदर डाला है एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट दैट इज एक्सगैल। ये दोनों चीज हमने इसमें डाला है इस कल्चर प्लेट में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर हम आपसे पूछे कि इस कल्चर प्लेट में अगर हमने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिया, तो क्या ये जो ए वाला है, ए होस्ट है, क्या ये ग्रो कर पाएगा, तो हमारा आंसर होगा ये ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब क्या, ना तो इसमें ये वाला गया, ना तो ये वाला गया, ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, ना तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो अगर ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो इसके अंदर तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन तो है ही नहीं जो एम्पिसिलिन से इसको बचाए, तो एम्पिसिलिन मीडियम में जाने पे ए जो है ना वो मर जाएगा, तो ए डू नॉट ग्रो, ए ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये बी वाले का क्या होगा, ये बी वाला ग्रो कर पाएगा क्या, तो आप देख रहे हैं ना कि बी वाला हमारा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, एंड इसके अंदर मेरा एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है और लैक जेड जीन भी है, दोनों है, क्योंकि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है तो इसको एम्पिसिलिन मीडियम में मरने नहीं देगा, और लैक जेड जीन है, लैक जेड जीन क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स गैल ये कैसा कॉलोनी देगा, ब्लू कलर का कॉलोनी देगा। तो यहाँ पे हमको ना ब्लू कलर का बैक्टीरिया का कॉलोनी मिलेगा, ब्लू कॉलोनी, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि ये जो हमारा सी है, सी मतलब क्या, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्या इस एम्पिसिलिन मीडियम में वो सर्वाइव कर पाएगा, तो आप बोलेंगे यस बिल्कुल कर पाएगा,
क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट गया है, और इसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन फंक्शनल है जो कि उसको एम्पिसिलिन मीडियम में सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, तो ये ग्रो करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि इसका जो लैक जेड जीन था उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, तो वो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बना पाएगा, और बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बना पाएगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक्स गैल वो कलर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, तो हमको कैसा कॉलोनी मिलेगा, वाइट कॉलोनी मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इस कल्चर प्लेट को देखकर पहचान पाएंगे ना कि व्हाइट कॉलोनी हमको क्यों मिला, क्योंकि लैक जेड जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कैसे होता है, उसके अंदर जब हम फॉरेन डीएनए डाल देते हैं, अब फॉरेन डीएनए डाल दिए तो वो मेरा रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो अब हम ये समझ जाएंगे कि ये जो व्हाइट कॉलोनी वाला बैक्टीरिया है ना, यही मेरा क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वाला बैक्टीरिया है। तो अब हम ना सिर्फ व्हाइट कॉलोनी को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यही मेरा रिकॉम्बिनेंट है। और जो ब्लू वाला रहता है ना, ये ब्लू वाला कैसा रहता है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट रहता है, क्योंकि ये एम्पिसिलिन मीडियम में सर्वाइव भी कर गया और इसका लैक जेड जीन भी फंक्शनल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे हम लोग सिर्फ एक ही कल्चर प्लेट बनाकर बहुत इजीली सिलेक्शन कर लिए कि कौन मेरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो ब्लू कलर का कॉलोनी मिलेगा ना वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होता है, और इसका सिलेक्शन हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर मेरा डिजायर्ड जीन नहीं है, इसके अंदर मेरा फॉरेन डीएनए नहीं है। और जो व्हाइट कलर का कॉलोनी रहता है ना, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और फर्दर इसका आगे जाके बायोरिएक्टर्स में ग्रोथ करवाते हैं, और इसके अंदर जो मेरा फॉरेन डीएनए है वो एक्सप्रेस करता है और उससे हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। तो अभी हम लोग ना जो दो मेथड था, एक आपका सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट यूजिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, जिसमें हम लोग PBr322 का यूज किए, और एक हमारा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट यूजिंग लैक जेड जीन, लैक जेड जीन का यूज करके भी हम लोग सीख लिए, जिसको ब्लू वाइट सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लू वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट, व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट, तो इसी तरीके से सिलेक्शन किया जाता है एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रोसीड होता है। तो अभी तो हम लोग देखिए वेक्टर में कितने तरह का वेक्टर पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि वेक्टर होता है प्लाज्मिड, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जिसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों ने आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा, PBr322 एंड PUC8। अब इसके अलावा और भी बहुत सारा वेक्टर है, जिस ऐसा ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसको हम लोग ना एज अ वेक्टर यूज करते हैं, तो उसको हम लोग देखते चलते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, देखिए एक होता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये क्या होता है, ये ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, एंड इसको भी हम लोग एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी एबिलिटी होता है रेप्लिकेट करने का बैक्टीरियल सेल के अंदर, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए है ना, उसके अलावा उसको उस पर वो डिपेंड नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट ये अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। तो देखिए क्या लिखा है, बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर पर सेल, वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन बैक्टीरियल सेल, if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage, we can multiply its number equal to copy number of bacteriophage, है ना। जैसे देखिए, जैसे हम लोग वेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो उसी तरीके से ये सारा चीज भी एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। तो इनका बस आप लोगों को ना एकदम नाम याद रखना है नीट के लिए। ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्शन आपके पास एक होना चाहिए कि हम लोग बैक्टीरियोफेज को भी एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, सेवरल बैक्टीरियोफेज आर बीइंग यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर लैम्डा फेज वेक्टर एंड M13 फेज वेक्टर। देखिए ये जो लैम्डा फेज वेक्टर होता है ना, ये अलाउ करता है क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट अप टू 23 किलोबाइट। लेंथ इसमें कितना है, सॉरी 23 किलो बेस। 1 किलो बेस होता है 1000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग बेस सीक्वेंस। एंड दूसरा है M13 फेज वेक्टर। ये क्या है, इट इज अ फिलामेंटस फेज विच इन्फेक्ट्स ई कोलाई, फॉरेन डीएनए कैन इंसर्टेड इनटू इट विदाउट डिसरप्टिंग एनी ऑफ एसेंशियल जीन। तो हम लोग बैक्टीरियोफेज को भी एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। इसके अलावा आप देखिए कॉस्मीड,
ये कॉस्मिड क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस साइट ऑफ लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड डीएनए। तो इसको भी हम लोग एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। एक होता है यैक वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इनके पास टेलोमरिक सीक्वेंस है, सेंट्रोमियर है और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस है ना, जो खुद रेप्लिकेट करे, सेल्फ रेप्लिकेटिव सीक्वेंस है फ्रॉम ईस्ट क्रोमोसोम। तो इसको भी हम लोग एज अ वेक्टर यूज करते हैं। एंड बैक वेक्टर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये बेस्ड होता है एफ प्लाज्मिड में। एफ होता है फर्टिलिटी फैक्टर ऑफ ई कोलाई। इट कंटेन्स जीन्स फॉर रेप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एफ फैक्टर, सेलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट। तो हम लोग बैक वेक्टर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। एंड आपका नेक्स्ट है फैगमीड। फैगमीड क्या है? तो बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड का कॉम्बिनेशन। एंड इसको भी अगर हम लोग एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं अगर हमको किसी लार्जर डीएनए सीक्वेंस का क्लोनिंग करना है तब। एंड इसके बाद है ना ट्रांसपोजोन्स एज वेक्टर। देखिए ट्रांसपोजोन्स ना एक जंपिंग जीन होता है, ठीक है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इसके पास ये प्रॉपर्टी होता है ना, तो ये क्रोमोसोम में अपना जगह बदल सकता है, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जंप करके जा सकता है। एंड इसको भी हम लोग एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर दैट कैन बी यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स, है ना। प्लांट में मान लीजिए अगर हमको जीन ट्रांसफर करना है, अपना जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है वो ट्रांसफर करना है, तो हम लोग यूज करते हैं टीआई प्लाज्मिड का, है ना। टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और इसको हम लोग कहाँ से निकाले हैं, किस बैक्टीरिया से निकाले हैं? उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, है ना। देखिए ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस क्या है ना, एक्चुअल में ये पैथोजन है सेवरल डाइकोट्स प्लांट में। ये क्या करता है ना, उसमें क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। जैसे आपको हम बताएं तो सपोज दैट ये कोई प्लांट है, ठीक है, देखिए ये एक प्लांट है एंड ये जो प्लांट का रूट है ना, इस रूट में प्रेजेंट रहेगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये प्लांट है और इस प्लांट के रूट में प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, है ना। अब देखिए ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है ना, अगर हम इस बैक्टीरिया का आपको स्ट्रक्चर दिखाए तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। सपोज दैट ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया है एंड इसके अंदर इसका खुद का एक डीएनए होगा जिसको हम लोग जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए बोलेंगे। तो ये इसका खुद का एक डीएनए है, इसको हम लोग क्या बोले? क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, या फिर इसी को हम लोग जीनोमिक डीएनए बोलेंगे। अब इसके अलावा इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा, ये वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और इसी का नाम क्या है? टीआई प्लाज्मिड। इसी का नाम है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। एंड इसी टीआई प्लाज्मिड का हम यूज करते हैं अगर हमको जीन ट्रांसफर करना है प्लांट में। अब ये जो टीआई प्लाज्मिड है ना, इसमें एक स्पेशल सीक्वेंस है डीएनए का जिसका नाम है टी डीएनए, ठीक है। अब क्या होता है ना, अगर इस टी डीएनए को हम प्लांट में ट्रांसफर कर दे, नेचुरल केसेस में ये कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है प्लांट में। तो सपोज दैट ये आपका एक प्लांट सेल है, सपोज दैट ये हमारा एक प्लांट सेल है, ठीक है। अब इस प्लांट सेल में ना, इस प्लांट का खुद का एक क्रोमोसोमल डीएनए है। ये प्लांट का क्या है? क्रोमोसोमल डीएनए। दिस इज अ प्लांट क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। अब ये जो प्लांट का क्रोमोसोमल डीएनए है ना, अब इसमें मान लीजिए कि हमने इसमें टी डीएनए चला गया, ये टी डीएनए चला गया, प्लांट के क्रोमोसोमल डीएनए में टी डीएनए चला गया, ठीक है। तो अगर फॉरेन डीएनए आ गया तो इस प्लांट के सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल बोल सकते हैं ना, ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल्स। अब ये जो प्लांट सेल है ना, ये प्लांट सेल में आप देखेंगे कि इसमें ना एक बीमारी हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। ये अगर जाएगा इधर, तो सपोज दैट ये प्लांट है,
तो ये प्लांट में ना आपका हो गया इधर क्या, ट्यूमर हो जाएगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग है ना, इसी को हम लोग बोले क्या, क्राउन गॉल, क्राउन गॉल, ठीक है, ट्यूमर हो गया इसमें। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस टीआई प्लाज्मिड को अगर एज अ वेक्टर यूज करना है तो ये जो इसका पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है, ये जो इसका टीडीएनए है ना, इसको डिसआर्म कर देते हैं। डिसआर्म करने का क्या मतलब होता है ना, कि इसमें जो क्राउन गॉल डिजीज कॉज करने का प्रॉपर्टी है, डिसआर्म करने का जो प्रॉपर्टी है, ये लॉस्ट हो गया, ठीक है, इसका जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है इसको लॉस्ट हो गया। तो इसको हम डिसआर्म करने के बाद एज अ वेक्टर यूज करते हैं। अगर हमको प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तब वी कैन यूज देम एज वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट्स बाय डिसआर्मिंग देम सो दे आर दैट आर नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट्स बट कैन बी यूजफुल टू अस। तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, जब हमको प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तो हम इसका यूज करते हैं टीआई प्लाज्मिड का। अब देखिए उसके बाद क्या है ना, वायरसेस यूज टू क्लोन जीन इन एनिमल। अगर हमको एनिमल में जीन ट्रांसफर करना है ना तो हम यूज करते हैं रेट्रोवायरसेस का। देखिए जो रेट्रोवायरस क्या होता है, ये ऐसा वायरस है एनिमल में जो कि नॉर्मल सेल को ना कैंसरस में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये जो इसका प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल सेल को कैंसरस बना दे, उस प्रॉपर्टीज को अगर हम डिसआर्म कर दे, है ना, इसका जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है उसको अगर खत्म कर दे, तो फिर हम रेट्रोवायरस का भी यूज कर सकते हैं एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। So once a gene or DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into bacterial, plant or animal host where it multiplies. तो ये आपका रेट्रोवायरस है। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर हमको प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तो हम यूज कर रहे हैं टीआई प्लाज्मिड का, जिसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से निकाला गया। अगर हमको एनिमल में करना है जीन ट्रांसफर तो हम यूज कर रहे हैं रेट्रोवायरसेस का। और अभी आप लोग देख रहे थे ना कि अगर हमको बैक्टीरिया में करना है तो हम लोग नॉर्मल क्या, जो प्लाज्मिड है उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए वेक्टर्स में लास्ट हमारा एक और टर्म याद रखना है जिसका नाम है शटल वेक्टर्स। देखिए शटल वेक्टर्स में आप ये याद रखिए कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में रेप्लिकेट कर सकता है ना। इनके पास दो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और सिलेक्टेबल मार्कर्स जीन होता है, वन फॉर यूकैरियोटिक सेल एंड अनदर फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। और इसका एग्जाम्पल है ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। तो शटल वेक्टर ऐसा वेक्टर जो कि यूकैरियोटिक सेल में भी रेप्लिकेट कर सकता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये आपका ना पूरा जो ये जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4, ये पूरा डेडिकेटेड था वेक्टर्स को। एंड इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का पहचान करते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं और फर्दर सिर्फ उसी बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाते हैं बायोरिएक्टर्स में, ताकि हम अपना उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो हमारा ये जो वेक्टर्स है ना ये कंप्लीट होता है। एंड होप आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ आया होगा एंड ये आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को